one thing which everyone is talking about is the famous dialogue कि इस दुनिया में 3 लोग हैं, एक है स्वर्ग लोग जहाँ देवता लोग रहते हैं, एक है धरती लोग जहाँ हम इंसान लोग रहते हैं, और एक कौन सा है, वो है पाताल लोग जहाँ कीड़े मकोड़े रहते हैं। वैसे ही मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, किसी ने व्हाट्सएप पे पढ़ा। तो आइए हम बात करते हैं वेब सीरीज पाताल से, उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले। So I want to welcome Mr. Jaideep Ahlawat as Hathiram Chaudhary, Mr. Neeraj as a journalist, a prime-time news anchor, Sanjeev Mehra, and Mr. Abhishek Banerjee as Hathiram in the series, who played very well as a psycho killer. So welcome all of you to Punjab Kesari Navrat Times. Thank you. Thank you. तो जयदीप सर, जब सीरीज शुरू करते हैं देखने तो हमें डायलॉग सुनने को मिलता है कि मतलब वायरल हो चुका है अभी, तो है ना, तो ये व्हाट्सएप पे और क्या आपने रियलाइज कर लिया? नहीं, मुझे सच बता रहा है, आप सही कह रहे हो ये बात। अब मुझे जनरली पता नहीं चलता है कि एक्चुअली कोई भी नहीं सोचता कि इस तरह के लाइनें जब डायलॉग कब बनने वाली हैं। तो पर मैं बड़ा खुश था क्योंकि मुझे ये पता था कि ये सीरीज जो है वो इस नाम से शुरू होने वाली, इस डायलॉग से शुरू होने वाली है। और जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे जब मैं एज एन एक्टर उसको स्क्रिप्ट को पढ़ रहा था, तो जैसे वो लाइन शुरू होती ना, वो वहीं से पकड़ लेती है आपको कि ये कुछ इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। तो वो हाँ, वी आर ऑल सो हैप्पी कि ये बात, ये पूरा जो कहना चाह रहे थे सुदीप सर, वो पहुंची है लोगों तक, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक चीज और भी है कि शक हो जाता है हमें देख के कि आप एक्टर नहीं हो, एक्चुअली पुलिस वाले ही हो, तो जब आपके पास क्या? अब मैम पता नहीं है, ये तो इसका तो क्या जवाब दूं मैं इस बात का, तो कि क्या किया था, पर वो बहुत अच्छी बात है कि लोगों को लग रहा है कि वो पुलिस वाला है। दिल्ली पुलिस मुझे वो क्या नाम है, ऑनरेरी पुलिस का वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मजा आएगा फिर। बहुत जल्दी मिल जाना चाहिए वो। वैसे नीरज सर, आगे भी ये जानना चाहूंगी कि आपके किरदार को जब हम देखते हैं, संजीव मेहरा है ना, डिड सो ब्रिलियंटली फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ बहुत सारे उसमें नजर आते हैं। अगर मैं जर्नलिज्म की बात करती हूँ तो बहुत सारे न्यूज एंकर्स या जर्नलिस्ट की छवि उसमें नजर आती है जो काफी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रहे हैं। तो ये किरदार किसी जर्नलिस्ट पार्टनर है? नहीं, ये किसी एक जर्नलिस्ट पर आधारित नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन जर्नलिज्म of integrity, of honesty of the 1990s. Exactly. तो हमारे जो ग्रेट मास्टर्स थे उस वक्त, the great journalists आज भी हैं, लेकिन उस वक्त जो थे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के दौरान, वो जो दौर था, तो वहां के जो जर्नलिस्ट थे उनके बारे में मैंने पढ़ाई की, ये समझने की कि वो सोचते किस तरह से थे और जो काम वो कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे। So once you get the mindset, then you start to prepare. उसके बाद हम तैयारी करते हैं किरदार को बनाना, और मेरा यही प्रोसेस है। तो अगर आप देखेंगे तो कई सारी जो बातें हैं जर्नलिज्म के बारे में, वो तमाम बातें हैं इसी किरदार में मैंने सब कुछ जितना डाल सका इस ढांचे में डाला। तो उसके लिए आप हाँ, so you get the complexity also of the character. It's representing things, yeah. Abhishek, how did Hathoda Tyagi happens to you, from casting to comedy roles and now a psycho killer criminal? How did that happen to you? नहीं, मतलब आई थिंक कोई भी किरदार करता हूँ तो उसका सोशियो पॉलिटिकल सराउंडिंग जो होता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस सोसाइटी से आता है और किन सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों से गुजर कर जो अपनी जिंदगी जीता है। तो जब वो कॉमेडी आप किरदार देखते हो तो शायद उसकी जिंदगी में वो सारी चीजें ठीक हैं जिससे कि वो अपना ह्यूमर ढूंढ पाता है और अपना जो है एक तरह का लाफ्टर ढूंढ पाता है। और ऐसे किरदारों में एकदम उल्टा होता है। आपने जिंदगी, विशाल त्यागी ने अपनी जिंदगी के जो शुरुआती दिनों में इतनी सारी चीजें देख ली, सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ, ये सारी जो चीजें, तो वो जो सोसाइटी है उसने उस इंसान को बनाया, उस क्रिमिनल को बनाया। तो मैंने कोशिश की वहां तक पहुंचने की, मैंने कोशिश की उससे सवाल जवाब करने की, मैंने कोशिश की ये समझने की कि उस गुस्से के पीछे का दर्द क्या है। और जब वो दर्द महसूस होना शुरू हुआ तो शायद मैं एक तरह से आप कह सकते हो कि एक मेडिटेटिव स्टेट में जाकर मैंने फिर उस कैरेक्टर को अंजाम दिया। ओके,
अगर आपसे जानना चाहें जयदीप की आपने कहाँ से जो दिल्ली पुलिस है उनके मैनरिज्म को अडॉप्ट किया, यूपी में रहने वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, क्या आप रियल लाइफ में पुलिस इंस्पेक्टर से मिले या कोई केस स्टडीज रही जिनको आपने देखा या पढ़ा? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे सर कह रहे थे कि किसी एक के पुलिस ऑफिसर का रिफ्लेक्शन नहीं है, वो कोई एक ऐसा बायोपिक टाइप नहीं है वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने जब हाथीराम को पढ़ा ना, मैंने उसको एक पुलिस ऑफिसर की तरह तैयारी नहीं की थी। मैंने उसको एक आम आदमी जो एक नौकरी पे जाता है, चाहे वो फिर कोई भी प्रोफेशन हो, बाई चांस पुलिस में है वो अलग बात है, पर उसकी तैयारी सिर्फ वो यूनिफॉर्म पहनना नहीं है, क्योंकि वो बहुत अलग उस पे है। वो मतलब खुद ही मुझे लगता है खुद ही निराश हो गया है वो यूनिफॉर्म पहन के, और इस दौर में है उसको शायद मन भी नहीं है वो वर्दी पहनने का। तो वो एक बाप है, एक पति है, एक कुलीग है किसी का। बहुत कम लोग उसे पसंद करते हैं, बहुत कम लोग उसको जानना चाहते हैं। वो खुद भी उसको लगता है कि वो एक फेलियर है, पर कहीं एक अंदर एक आस बची हुई है उसकी कि कुछ अच्छा होगा लाइफ में, शायद मैं अपनी पोजीशन बेटर कर पाऊं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं केपेबल हूं। लेकिन वो थोड़ा सा उस विश्वास पे ना धूल जम गई है जीवन की, उसके पुराने अनुभवों की, पुराने रिश्तों की, या जो भी जिस तरह से भी वो उसको ट्रीट किया गया है या वो ट्रीट हुआ है सिस्टम में। तो वो सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं है, वो पूरे सिस्टम का एक ऐसा, कई बार एक ऐसा रूप दिखाई देता है जो कोई भी वर्दी पहना होता तो शायद उसका यही हाल होता। और वो हर तरफ से वो जवाबदेह जैसा फील करता है कि बेटे को भी उसको ही जवाब देना है, पति पत्नी को भी उसको ही जवाब देना है, पुलिस स्टेशन में उसको ही जवाब देना है कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, नहीं इसको केस मत दो, इसने कभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। तो वो हर जगह अपने आप को कोशिश कर रहा है कि मैं कर सकता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो बात सिर्फ पुलिस वाले की नहीं थी, बात उस इंसान की थी जो पुलिस की वर्दी भी पहनता है साथ साथ। तो वो ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है उसके ऊपर। तो आई थिंक वो सुदीप सर ने एक जगह बड़ी सही बात कही थी, वो सब हम जब शुरू कर रहे थे मानते थे कि ये कहानी एक पुलिस वाले को, जैसे हम देखते हैं, हमने पुलिस की कहानी देखी है, ये कहानी एक्चुअली एक पुलिस वाले के थ्रू पूरे समाज की दिखाई जा रही है। वो खुद ही आंख हो गया उस कहानी का। तो ये इस मामले में बहुत इंटरेस्टिंग था। और जहां तक वहां के रहने के बाद, मैं हरियाणा से हूँ, तो मैंने वो जगह थोड़ा सा मैं उस दुनिया से, दिल्ली और एनसीआर से थोड़ा सा है वाकिफ हूँ उस जगह से, तो देखे मैंने वैसे लोग। And we can see that pain, जैसे मैंने कहा, वो आपकी आंखों में नजर आता है, और आंखों से एक्सप्रेस करना with respect to everyone I talk of, नीरज सर, you and अभिषेक, आप तीनों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, I'm sure, है ना, अपने अपने किरदारों को रिस्पेक्टिवली प्ले करना। स्टार्टिंग फ्रॉम यू नीरज सर। हाँ देखिए, हम तीनों निराश कैरेक्टर्स हैं। निराश तीनों देखिए, even with Abhishek, he's dealing with something from his past. I'm dealing with something from my past, and Jaideep is dealing something from his past. तो शुरुआत ही ऐसा हमारा. So we start with Karuna Rasa, and then the entire journey. Yeah. Exactly. Yes. तो अगर ये मतलब है कि अगर हम मीडिया की सच्चाई की बात करते हैं, मीडिया के पीछे की जो दुनिया होती है, जो ब्लैक वर्ल्ड है, जो सबको नजर नहीं आता ग्लैमर वर्ल्ड में, इसके अलावा अगर मैं करप्शन की बात करूं सिस्टम में, उसको बहुत संजीदा तरीके से दिखाया गया इस सीरीज में ना। तो आपका क्या है, हाउ डू यू सी दिस एंगल ऑफ मीडिया, या आज के में जब सिर्फ टीआरपीस के लिए सब कुछ होता है और रियल जर्नलिज्म कहीं खो सा गया? See, that is, I don't think this is a platform for me to comment on that right about what my opinion is on the media, but what I have tried to do through my character is to reflect all these complexities of the media. So I can't talk about it so blatantly about what it is, but that's my performance, if you can see it over there. Yeah. अच्छा अभिषेक, आपको कभी किसी कैरेक्टर आर्टिस्ट को देख के लगा है, कभी जेलस फील हुआ है कि ये किरदार में मैं होना चाहिए था, ये मुझे प्ले करना? मतलब जेलसी तो आई थिंक नहीं, लेकिन ये आई थिंक गली बॉय में जो विजय वर्मा ने जो किरदार निभाया, मैं जरूर चाहता कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी वो किरदार निभाना चाहता। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार लगा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसकी खुद की बड़ी प्यारी सी कहानी थी,
जबकि बहुत लोग उसको हल्का सा डार्क या थोड़ा सा एसेंट्रिक बोल सकते हैं, लेकिन मुझे बड़ी प्यारी कहानी लगती थी उसकी। तो शायद वो एक किरदार था जो मैं काश मुझे मिलता है। और गैंग्स ऑफ वासेपुर में आई थिंक विनीत सिंह का जो किरदार था वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तब तो मैं खैर तब एक्टिंग शुरू भी नहीं की थी मैंने, तब तो मैं सीख रहा था, लेकिन वो ऐसा किरदार था जो मुझे देख के लगा था कि शायद काश मुझे करने को मिलता। जयदीप सर, आपने लाइक वजन काफी बढ़ाया है, इसके लिए हमने सुना है अबाउट 25। अब कम होना मुश्किल हो गया है। I was almost 102. For this character, yeah, I started from 87. तो अभी लॉकडाउन में कैसा चल रहा है? वो वजन घट रहा है या बढ़ रहा है और ज्यादा? बढ़ रहा है, बढ़ रहा होगा। बहुत वो आ गया था 92, 93 तक वापस आ गया था। अच्छा। बट अभी बढ़ रहा है। ओके। अभिषेक was adding something. नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था कि 102 के ऊपर बढ़ चुका है, 105, 110 तक पहुंच गया? नहीं, वो अभी 102 से पहले नहीं चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें ना किसी और कैरेक्टर की, तो उसके लिए फटाफट से कम भी कर लेंगे वो, है ना? आई होप सो। वही, ये कम करना जो है वो सिर्फ वो बहुत मुश्किल होता है, बट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कोई एक बार बोल के देखे। नीरज सर को देखिए इतने फिट हैं, तो आई एम श्योर, आई थिंक हम लोग भी कहीं ना कहीं बिल्कुल वो तो कैसे कर लेंगे? मैनेज कैसे कर रहे हैं, मतलब वजन कम करना? यहाँ पे तो सबका बढ़ता चला जा रहा है। आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी। ऑफकोर्स सर, क्योंकि आप ही मैनेज कर पा रहे, हम तो कर नहीं पा रहे। आपने बढ़ा के इतना रखा है ना, मेरे में यही नहीं। मैं नॉर्मली ऐसे ही हूँ। मैं मतलब एक्सरसाइज वगैरह करता रहता हूँ, मैं वर्कआउट्स करता हूँ। ये एक नशा है, तो ये करने की प्रोजेक्ट के लिए करूँ ना करूँ, अगर प्रोजेक्ट ना भी हो तो एक्सरसाइजेस वगैरह सुबह शाम ये तो चलता रहता है। क्या बात। अच्छा नीरज, आपसे जानना चाहूँ, you yourself being a theatre director, actor, an acting coach also in fact, so आप जो आज की यंग जनरेशन में जितने भी एक्टर्स हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि उनको क्या जानने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? टेक्निक और क्राफ्ट जानना बहुत जरूरी है। महज लोहा उठाना और जाना, ऐसे आप कोई भी कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। टेक्निक जानना, क्राफ्ट को समझना और रियाज करना, लगातार रोजाना रियाज बहुत बहुत जरूरी है। और पढ़ाई, नाटकों को पढ़ना, लिटरेचर पढ़ना, ये बहुत अहम चीज है। जिंदगी का तजुर्बा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप अपने में ही रहें दिन भर वो मोबाइल को लेते हुए या व्हाट्सएप पर। आपको ये सब छोड़ छाड़ के, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट इज अ कर्स टू एन एक्टर। An actor should never be seen with these things because life experience जो है, जो तजुर्बा है, that is what the actor carries and he has to live his life. आजकल के जो हैं यंगस्टर्स, वो ज्यादातर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, but that is the first drawback of a good actor because acting is not about you. जब आप किरदार निभाते हैं तो ये आपके बारे में नहीं, ये किसी और के बारे में है, किसी और चीज के बारे में है। तो अपने आप को उस ढांचे में डालते हैं। ये जो देना है, जिसको हम तो सरेंडर कहते हैं, ये बहुत जरूरी है आजकल के, और कर भी रहे हैं। मेरे ख्याल से धीरे धीरे, जो मैं वर्कशॉप्स में देखता रहता हूँ, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत लगन, बहुत मेहनत से काम करते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ये रास्ता है, ये तरीका है, और उन्हें ये भी मालूम है कि हजारों लाखों के तादाद पे लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसे ही लाइन लगाए रहता है। अभिषेक को पता है कास्टिंग डायरेक्टर्स के यहाँ बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें, और कोई काम भी उनको नहीं मिलता कितने, मतलब महीनों तक। तब उन्हें ये बात समझ में आती है कि अगर मैं सिर्फ बॉडी बना के जाऊं या चेहरे के बेसिस पे अगर मैं मांगू काम, तो ऐसे नहीं मिलना। काफी जरूरी है, और वही चीज आजकल लोग देख रहे हैं। जिस तरह से हम लोग आजकल कंटेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो OTT हो या फीचर फिल्म हो, कहीं भी कंटेंट ड्रिवन हो गया अभी। तो अब तो कलाकारी चाहिए ना, अब आप बॉडी तो नहीं दिखा पाओगे। और तो अब हो रहा है ये चेंज हैपनिंग, इट विल कम। सो अभिषेक, कह सकते हैं कि कास्टिंग आपके लिए लाइक करना सिर्फ एक जरिया है, असल में तो आपको एक्टिंग नहीं आना था? हाँ, मतलब शुरुआत में तो यही था। शुरुआत में कास्टिंग सिर्फ एक जरिया था, ताकि मैं इस इंडस्ट्री का एक पार्ट बना रहा हूँ, हिस्सा बना रहा हूँ। और डायरेक्टर्स जो है वो मेरे क्यूज, क्योंकि जब हम ऑडिशन करते थे तो ये क्यूज देते थे
तो हमेशा एक अंदर से दिल्ली तमन्ना ही होती थी कि कोई आवाज सुन के डायरेक्टर बोले कि यार ये कौन है, ये कौन है एक्टर यार, ये जिसको दिखा रहे हो उसको छोड़ो, इसको पकड़ो, कौन है ये ऐसे फैसिनेशंस होते थे जो कि इनफैक्ट मेरे पहली फिल्म में हुआ भी था। मैं वंस अपॉन अ टाइम मुंबई का कर रहा था और मिलन लूथरा डायरेक्टर थे, और तब वो मेरी पहली फिल्म थी एज अ एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर। गौतम सर को मैं असिस्ट कर रहा था और मिलन सर ने जो है मुझे मेरी आवाज सुन के जो उन्होंने एक रोल दे दिया। वो अलग बात है कि बाद में शायद राइटर साहब को मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, जो भी कारण रहा होगा, उन्होंने मुझे नहीं वो रोल से निकाल दिया। अच्छी बात हुई क्योंकि उसके बाद मैं और सीखा। लेकिन मेरा पहला जो रीजन था वो यही था, मैं कास्टिंग को एक जरिया समझता था ताकि मैं एक्टर बन जाऊं। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि शायद कहीं ना कहीं एज एन एक्टर ना मैं रिस्पॉन्सिबल फील करने लगा। मैं क्योंकि एक बहुत बड़ा पावर होता है जब आप एक ऐसे पोजीशन पे बैठे हो जहां पर शायद आप किसी की जिंदगी बिगाड़ या ठीक कर सकते हो। अगर आप मलाल हो तो शायद आप किसी अच्छे टैलेंटेड आदमी को प्रेजेंट ही ना करो, और अगर किसी को ज्यादा पार्शियल, किसी से ज्यादा पार्शियल हो तो आप उसको हर जगह पे तो ये मैं एक बड़ा ट्रेंड देख रहा था। और खुद एज एन एक्टर जो है वो रिजेक्शंस मुझे मिल रहे थे, और कहीं ना कहीं मैं उस चीज से गुजर रहा था कि यार मैं तो उतना बुरा नहीं हूँ जितना बुरा शायद मुझे बताया जा रहा है। तो वो मैंने एक तरह से मैंने अपने कास्टिंग में जो है शुरू किया उसको बहुत ही सीरियसली देखना और समझना। और मैंने अपने जो एक्टर्स थे, जो भी मेरे ऑडिशन स्पेस में जो भी आए, आई थिंक सभी लोग जानते हैं कि मेरे बहुत सारे एक्टर्स से ऑडिशन स्पेस के अंदर रहकर ही दोस्ती हुई। मैं उनके साथ बाहर कभी घूमने नहीं गया हूँ, या कभी ऐसा नहीं है कि मैं दो एक्टर्स के साथ पार्टी करता था या कुछ करता था। मैं ऑडिशन स्पेस में रहता था और वहीं पे उनके साथ बातचीत करते 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 उनके साथ दोस्ती होती थी। जयदीप जैसे एक्टर्स जब शुरुआती दौर में आते थे ऑडिशन देने के लिए, तो मैं उनके परफॉर्मेंसेस देख देख के सीखता था। और ऐसा होता है, आई एम श्योर, मतलब बहुत एक छोटे से कमरे में आप सीन समझा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसी एक्टर के साथ आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, रिहर्स भी कर रहे हैं, तो एक तरह का एक प्रोसेस होता है। और वो एक्टिंग के जो मतलब असल प्रोसेस से बहुत ही क्लोज है। और इनफैक्ट एक जिसे कहते हैं ना कि हर एक्टर का फर्स्ट थॉट जो होता है, या हर एक्टर का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो एक ऑडिशन रूम में होता है। Exactly. तो उस प्रोसेस से मैं बड़े अच्छे से वाकिफ हुआ। मेरे अंदर जो एज एक्टर जो मुझे कमियां लगती थी, जो मेरे शायद थिएटर बैकग्राउंड की वजह से कुछ ऐसी एलिमेंट्स थे मेरे एक्टिंग में जो कैमरा के लिए सूटेबल नहीं था, तो मैं उनको धीरे धीरे ठीक करने लगा। तो हाँ, मतलब इसी तरह से मतलब वो कास्टिंग और एक्टिंग का रिश्ता जो है मेरे साथ रहा, हमेशा रहा। और मैंने कभी अपने आप को ये नहीं बोला कि मैं एक्टर नहीं बन पाऊंगा, मतलब क्योंकि as you can see when you see a Neeraj Pibi and when you see an Adil Hussain, you realize, when you see an Irfan, you realize that age is no boundary anymore. अभी एज बाउंड्री नहीं है एक्टर बनने के लिए, या कभी भी नहीं रहा है। वो हम लोग खुद डाल लेते हैं, हम लोग खुद समझते हैं कि नहीं, हमको भी शायद वही फ्लाइंग किक्स मारनी है या गाने गाने, लेकिन एक्टिंग वो नहीं है। एक्टिंग और वो जो ट्रेंड अभी धीरे धीरे बदल रहा है, और लोग जो सीरियस क्या बोलते हैं व्यूइंग पे आ रहे हैं, मैं उसको सीरियस व्यूइंग इसलिए बोलूंगा क्योंकि अब लोग सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो ताली बजाए, अब लोग सब शायद इसलिए आ रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे या पाताल लोग जैसे शो को प्यार दे रहे हैं, ताकि उनको भी कुछ एक सोचने का मौका मिले, उनको भी टटोलने का मौका मिले। और इस तरह की ऑडियंस जब आ जाती है तो आई थिंक एक्टर्स के लिए काम और आसान हो जाता है, क्योंकि आप अपने ऑनेस्टी और ट्रुथ में रहते हो, आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो मुझे लगता है बहुत होता है, बहुत बॉम्बे में बहुत होता है कि एक्टर्स भटकते रहते हैं अपनी एक पहचान बनाने के लिए। अच्छा जयदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम रिव्यूज भी पढ़ रहे हैं काफी अच्छे, एंड देन कहा जा रहा है कि इसको मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स का कहीं ना कहीं मिक्सचर है। हालांकि मुझे देखकर ऐसा नहीं लगा, बट देन अबाउट द रिव्यूज आई एम आस्किंग, तो आपको भी लगा कुछ ऐसी झलक दिखी? आपने देखे एपिसोड्स बनने के बाद? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ये सोच के, डैम श्योर ना ये सोच के सुदीप सर ने लिखा होगा कि मैं इसको मिक्सचर बनाऊंगा। देखिए क्या होता है ना कि ऐसी कोई फिल्म नहीं आएगी, ऐसा कोई काम ही नहीं आएगा जो ये बोलेगी कि ये तो दुनिया हमने कभी देखी ही नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप अगर आप समाज की कहानी बता रहे हो और उसमें एलियन तो घुसा नहीं सकते, वही समाज दिखाना पड़ेगा जो आपका समाज है। तो अब वो सेक्रेड गेम का अपना समाज है, मिर्जापुर का अपना समाज है, अब वासेपुर का अपना, सबको ये भी, अब तो कोई ये भी कहेगा फिर वासेपुर भी है इसमें। एग्जैक्टली। नहीं, जैसे मिर्जापुर के टाइम पे बहुत लोगों ने बोला था कि वासेपुर से कॉपी। हाँ, क्योंकि कहानी अगर आप मंगल ग्रह की कहानी नहीं बता रहे हो
तो कहानियां तो यही आपके समाज की हैं। वो ऐसा नहीं होगा उसमें से आपने पहले कुछ नहीं देखा होगा। आपने पुलिस भी देखी होगी, आपने मीडिया भी देखा होगा, आपने किरदार भी देखे होंगे, आपने पॉलिटिक्स भी देखी होगी, क्योंकि वो उन्हीं की कहानी है। तो कहानी बताने का अंदाज नया है, कहानी बताने का कहने का अंदाज नया है, किरदार नए हैं, किरदार अलग ढंग से कहानी बता रहे हैं। तो एक ही दादी माँ जब कहानी बताती तो हर किरदार अलग ही तो बताती थी। ये अब ये बोलो कि ये सारी दादी माँ एक जैसी कहानियां सुना रही है, चलेगा नहीं ऐसे। मुझे तो ये भी लगता है कहीं ना कहीं भरोसा उठ चुका है, इतना ज्यादा सामान कॉपी हो चुका है हमारे इंडिया में, इतना सारा सामान, गाने और फिल्मों की कहानियां इतनी ज्यादा कॉपी हो चुकी हैं कि किसी को ये कोई विश्वास ही नहीं करता है कि ये आदमी ने जो है मुझे एक और चीज लगती है अभिषेक, मुझे पता है एक और चीज लगती है, ये कई बार लोग है ना सिर्फ क्रिटिक्स, आजकल क्या हो गया ना, सोशल मीडिया इतना है हमारे पास कि हर आदमी क्रिटिक है, ठीक है, हर आदमी रिव्यू देता है। तो उनको भी, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को कई बार कुछ लोग थोड़े ज्यादा क्रिटिक होते हैं चीजों को, वो उसको फेस वैल्यू पे लेंगे ही नहीं, उनको बोलना है नहीं। वो कंपैरिजन जो मुझे लगता है कि वो एक तरह से प्रेजुडिस हो चुका है, क्योंकि मुझे अभी तक याद है पाताल लोक का पहला पोस्टर आया था जिसमें वो पीछे नीचे शैडोज हैं, ऊपर आप लोग हैं, और उसपे किसी ने ट्विटर पे लिखा था कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स की कॉपी लग रही है। अब बताइए, उन्होंने देखी नहीं है। अब वो स्ट्रेंजर थिंग्स के ऑल्टरनेट टाइम एंड स्पेस को वो पाताल लोक से जोड़ रहे हैं, अब उनकी इमेजिनेशन है, वही तो कमाल। और उसने नहीं खाली ये नहीं कहा, उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये ऐसा हो सकता है, नहीं, उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये डिक्लेयर कर दिया खुद उन्हीं का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था कसूर हमारा ही निकलेगा। अरे क्या बात है। लेकिन एक बात और भी है, मुझे लगता है कि शायद कंपैरिजन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि नीरज सर सीक्रेट गेम से हैं और मैं मिर्जापुर से। yes. हमारे चेहरे देख के लगता है लोगों को शायद ये लग रहा हो। तभी मैंने ये सवाल से किया था, आप दोनों से नहीं किया था। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में से किसी की भी झलक नहीं आएगी आपको राइटिंग में कि ये उस दुनिया की कहानी है। अच्छा, what all are your realizations after playing your respective characters, starting from you, Neeraj sir? Realization लाइफ से जोड़ पाए, कनेक्ट कर पाए खुद को इस रोल में, कुछ भी एक ट्रेड। हर किरदार को अपने आप से कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और शूटिंग के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम वहां से काफी कुछ लेते हैं और निजी जिंदगी में उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वो जहन में है वो बातें, वो ऐसी बातें नहीं है कि जो आप इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू कर देते हैं या तो आप ट्रांसफॉर्म हो गए, ऐसा नहीं होता है। आप शूट के बाद आप वापस वही होते हैं जो आप हैं, हाँ, लेकिन आप, ये जाहिर है कि आप एक बदला हुआ इंसान होते हैं उस बार। ये जब आप शूट करने जाते हैं, मैं जो नीरज हूं आज संजीव मेहरा के बाद, मैं अब एक हल्का सा अलग नीरज बन चुका हूं। अब वो क्या चेंजेस हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं, इस वक्त मैं उसे पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वक्त आने पर कहीं ना कहीं ये अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा। और लॉकडाउन ने कैसे बदला है नीरज सर को? लॉकडाउन ने मुझे दुखी कर दिया, जैसे मैं हर बार कह रहा हूँ। बड़ा दुख होता है ये जानकर कि बाहर की जो हालात है, वहां लोग क्या कर रहे हैं, क्या फेस कर रहे हैं, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, कितनों की मौत हो चुकी है। तो ये सोचते अभी ऐसा लग नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरा दिनचर्या क्या है, इसका अभी कोई भी ना कोई इसकी मतलब कोई अहमियत नहीं है अभी इसकी। तो जब लोग भी पूछते हैं आप कर क्या रहे हो दिन भर, आपका दिनचर्या क्या है, दिन कैसा कटता है आपका, मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि ये आप अपने बारे में कैसे सोच सकते हो अभी इस वक्त, मुझसे तो नहीं हो। Over to Jaideep sir, what are your realizations? आपने क्या learnings लिया अपने किरदार? वो कुछ न कुछ तो रह ही जाता आपका उसके साथ। और एक इस बात पे जब आप नीरज से बात कर रहे थे ना कि मैं कुछ अलग बदला हुआ अभी नीरज काफी है, वो कोर्ट मार्शल एक नाटक है, उसमें एक किरदार है कर्नल सूरज सिंह। वो एक लाइन बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है, कुछ को कोर्ट मार्शल के कमरों में, कुछ को जंग के मैदान में, लेकिन उस टाइम पे हम ये भूल जाते हैं कि हम जिसको मौत के घाट उतार रहे हैं, हर मरने के वाले के साथ आपका अपने अंदर से भी कुछ मर जाता है। तो उस दिन रियलाइज हुआ जिस दिन रामचंद्र को उन्होंने फांसी की सजा दी। तो ऐसा ही कुछ है,
कर्नल सूरज सिंह हो गए हैं। जब जब कोई किरदार निकलता है तो थोड़ा सा हमारा ले जाता है, थोड़ा अपना दे जाता है। बहुत खूबसूरत सर। अभिषेक, आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि आप अपने किरदार से लर्निंग्स क्या है, ये जरूर पूछूंगी कि धरती लोक से पाताल लोक में जाने में सिर्फ एक थिन लाइन होती है ना, तो हम खुद को उस पाताल लोक में जाने से कैसे रोक सकते हैं? सवाल करके। आई थिंक आसपास जो भी चीजें आपके अराउंड हो रही हैं उसको सवाल करें, अपने दिनचर्या को सवाल करें, अपने आप को सवाल करें और अपने आप को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। आई थिंक जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देना थोड़ा कम कर देंगे तो शायद अपनी कम्युनिटी की तरफ देखना शुरू करेंगे, शायद हमारे एनवायरनमेंट की तरफ देखना शुरू करेंगे, और वो जब हम करेंगे तो हम धरती पे रहेंगे जहाँ पे हमें रहना चाहिए। और जिस दिन हम सवाल उठाना बंद कर दें, जिस दिन हम लोगों के प्रति सहानुभूति जो हमारे अंदर है उसको खत्म कर दें, मिटा दें, एम्पैथी को मिटा दें, उस दिन हम अपने आप धीरे 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 पाताल लोक में चले जाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैं त्यागी से, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं त्यागी से नहीं सीख रहा हूँ। त्यागी से मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने जिंदगी की सीखी है, जो इनफैक्ट लॉकडाउन के दौरान मुझे काफी हेल्प कर रहा है, और वो है कि कम में खुश रहना। वेरी नाइस। कम में खुश रहना। आई थिंक त्यागी कम में खुश रहा है अपनी जिंदगी से। तो मैं उस चीज को लेके चलता हूँ। तो लॉकडाउन खुलने में सबसे पहले क्या करेंगे अभिषेक? नहीं, ऐसे जैसे हथौड़ा त्यागी सीख गया तो ऐसे हाथीराम भी, मतलब सस्ती दारू भी मिलेगी चलेगी। हाथीराम को सस्ती दारू मिलेगी चलेगी। कुछ भी देसी दिला जी भी है। नहीं, आई थिंक मैं सबसे पहले खाना खाऊंगा बाहर जाके, कुछ जापानीज कुजीन जो मुझे बहुत पसंद है और मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं बनाना आता नहीं है मुझे, वो मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ वो चीज। तो मैं सबसे पहले जानूंगा कि मैं जाके किसी रेस्टोरेंट में वो जापानीज खाऊं। अच्छा, तो मुझे लगता है उसके बाद तो सबसे पहले आप सब मिलोगे भी ना, सक्सेस पार्टी भी तो करना है भाई। मुझे बिल्कुल, और उसमें मेन्यू जापानीज रखेंगे। नहीं, इटालियन भी होगा, पिज्जा खाना है मुझे। इटालियन तो मैं बना लेता हूँ, उसकी टेंशन नहीं। ये बढ़िया है। नीरज सर अच्छा बना लेते हैं वैसे खाने में? मैं चिकन अच्छा बनाता हूँ। क्या बात है। हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं, इतना ज्यादा कुछ मैं कुकिंग तो इतना नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ नॉन वेज जो होते हैं, फिश चिकन वगैरह, वो बना लेता हूँ। So we would like to and love to see those updates खाने पीने का भी ना इसके बाद. So all the very best of you after the lockdown also. Thank you. Thank you so much for being with us. It was wonderful. Thank you so much. Thank you. Very good. Thank you so much. Bye.